नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। 24 का रण सज चुका है और इसी नई पार्लियामेंट के लिए यानी लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए अंतिम दौर में तैयारियां पहुंच गई हैं। ईवीएम के साथ बूथ पर चुनाव अधिकारी पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए अंतिम दौर में तैयारियां चल रही हैं। ईवीएम के साथ चुनाव अधिकारी बूथ पर पहुंच रहे हैं। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान होना है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इसके लिए कर दिए हैं। तो पहले चरण की वोटिंग के लिए अंतिम चरण में तैयारियां हैं और 24 के रण के ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ईवीएम के साथ बूथ पर चुनाव अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। कुल 21 राज्यों की कल 102 सीटों पर चुनाव होना जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट है बस्तर, जिस पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गजों की इस वक्त साख दांव पर लगी हुई है। छिंदवाड़ा सबसे हाई प्रोफाइल सीट कल के चरण में मानी जा सकती है, जिसमें एक तरफ नकुलनाथ है तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक बंटी साहू। अब आपको पहले चरण की 7 सीटों के समीकरण बताते हैं। बस्तर हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बस्तर में छत्तीसगढ़ में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और ये लोकसभा के एसटी के लिए रिजर्व है। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज जीते थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी से महेश कश्यप मैदान में हैं। कांग्रेस से इस बार कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। बस्तर में कुल 8 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। 3 में से 5 बीजेपी है और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। कुल वोटर्स यहां पर 13,31,127 और यही 13 लाख से ज्यादा वोटर्स ये तय करेंगे कि इस बार बस्तर में किसका कमल खिलेगा या फिर बस्तर में हाथ का साथ मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेश कश्यप चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ यहां पर कवासी लखमा को इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब बात करते हैं सीधी सीट की। ये मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट, जिस पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। यहां पर बीजेपी से राजेश मिश्रा है मैदान में, तो कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल चुनावी मैदान में है। 2009 में राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। रीति पाठक के एमएलए बनने के बाद उन्हें टिकट मिला। रीति पाठक यहां से 2019 में सांसद थी, लेकिन अब क्योंकि वो विधायक बनी है तो विधानसभा में जाने के बाद इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर पटेल विधानसभा चुनाव हारे थे। सीधी लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। कमलेश्वर पटेल भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। विधानसभा की 8 में से 7 बीजेपी के पास है तो 1 कांग्रेस के पास है। 3 चुनाव से कांग्रेस के लगातार यहां हार भी देखने को मिली है। इस सीट पर ब्राह्मण राजपूत वोटरों का दबदबा रहा है। बीजेपी से राजेश मिश्रा मैदान में है। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल प्रत्याशी हैं। अब बात शहडोल की करते हैं। शहडोल पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए यह सीट आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी 7 बार जीती है। पिछले 8 चुनाव में केवल 1 बार ही कांग्रेस को यहां से जीत मिली है। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। शहडोल लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं और इन 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास है। यानी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आती है। 2019 में बीजेपी की हिमाद्री सिंह जीती थी। बीजेपी से हिमाद्री सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। सामने है कांग्रेस से फुंदेलाल मार्को। कुल 17,72,929 वोटर है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या करीब 9 लाख के आसपास है। 8,99,234 ये कुल संख्या है। महिला वोटर्स की संख्या 8,73,676 है। महाकौशल के सबसे बड़े जिलों में शुमार जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। राकेश सिंह यहां से जीते, लेकिन इस बार वो क्योंकि मंत्री हैं राज्य सरकार में, 28 साल से बीजेपी सीट पर काबिज है। 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में 7 बीजेपी के पास है। 3 इसमें से राकेश सिंह जबलपुर से ही लगातार 4 बार जीते। बीजेपी से आशीष दुबे इस बार मैदान में है, क्योंकि राकेश सिंह राज्य सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस से दिनेश यादव प्रत्याशी हैं। कुल मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहां 18,83,400 पुरुष मतदाताओं में कुल 18,83,000 संख्या है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,57,090 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या यहां पर 9,26,224 है। तो पुरुष और महिला और कुल मतदाता ये तय करेंगे जबलपुर का भाग्य विधाता। अब आपको मंडला सीट के समीकरण बताते हैं। ये वही सीट जहां फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा। हार का सामना करना पड़ा फग्गन सिंह कुलस्ते पर। एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया। डिंडोरी से विधायक ओंकार सिंह मरकाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। युवा चेहरा माने जाते हैं।
2014 में भी ओमकार सिंह मरकाम यहां चुनाव लड़े थे। 2019 में कांग्रेस को यहां से जीत हुई थी। मंडला में विधानसभा की कुल 8 सीटें नजर आती हैं और इन 8 में से 5 बीजेपी के पास नहीं है बल्कि कांग्रेस के पास है। ये बड़ा रोचक है क्योंकि मंडला अभी तक जो अभी हमने लोकसभा के सीटें बताई उसमें से यहां कांग्रेस पार्टी का दबदबा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। मुकाबला दिलचस्प फग्गन सिंह कुलस्ते बनाम ओमकार सिंह मरकाम के बीच में। अब देखने वाली बात होगी कि कौन यहां पर जीत हासिल कर पाता है। अगली सीट का समीकरण आपको बताते हैं और यह है बालाघाट की सीट। इसमें अभी भी कुछ क्योंकि संवेदनशील कुछ इसके क्षेत्र हैं, हालांकि बीजेपी का इस पर वर्चस्व रहा है। 26 साल से बालाघाट में बीजेपी काबिज है। 1998 से यहां बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन यहां से सांसद हैं, तो बीजेपी से भारती पारधी को इस बार मौका दिया। एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार टिकट काटते हुए भारती पारधी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सम्राट सारस्वत प्रत्याशी हैं। बालाघाट लोकसभा में विधानसभा की कुल 8 सीटें नजर आती हैं। इन 8 में से 4 कांग्रेस के पास है तो 4 बीजेपी के पास। ये यानी कि 50-50 का मार्जिन दिखाई देता है विधानसभा में। महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा है। महिलाओं की संख्या यहां ज्यादा नजर आती है। बालाघाट में कुल 18,71,270 वोटर्स हैं। इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,29,434 है। महिला वोटर्स की संख्या 9,41,836 है। पवार वोटर्स 4.5 लाख हैं। एसटी 3 लाख है। इसके अलावा लोधी वोटर्स करीब 2 लाख है। यानी कि पवार वोटर्स, लोधी वोटर्स और एसटी वोटर्स ये सब मिलकर बालाघाट के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं और सभी पार्टियां इन पर समीकरणों को साधने की बात करती है। छिंदवाड़ा सीट के समीकरण देखिए। कांग्रेस के नकुलनाथ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक बंटी साहू। 1997 विवाह से छिंदवाड़ा ऐसी सीट रही जिसे कमलनाथ 9 बार जीत चुके हैं। गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का, जिससे जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ये कहें कि उल्टी खीर साबित होती है। और 7 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी न 2019 में निकाल पाई, न 2014 में निकाल पाई। कांग्रेस के नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, 2019 में उन्होंने जीते हैं और इस बार फिर से कांग्रेस ने नकुलनाथ पर भरोसा जताया। तो भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। विवेक बंटी साहू जिनका मुकाबला विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के साथ सीधा था। हालांकि कमलनाथ वो चुनाव जरूर जीते थे, लेकिन वोट का मार्जिन छिंदवाड़ा में बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच में घटता नजर आया है क्योंकि और इसे ही कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू की सफलता को माना गया और बीजेपी ने एक बार फिर से लोकसभा में उन पर भरोसा जताया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अपनी सहयोगी प्रगति के पास, जो आपको बताएंगी उन प्रत्याशियों के बारे में जो इस बार पहले चरण में जिनकी किस्मत दांव पर लगी है और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका। तो सीटों के समीकरणों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट, लेकिन यहां से जो प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं उनके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको कवासी लखमा के बारे में जानकारी दे देते हैं। कवासी लखमा जो बस्तर से मैदान में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अनुभवी चेहरा, राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने की कोंटा सीट से। 6 बार से ज्यादा विधायक रहे हैं। भूपेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे, गोंड आदिवासी समाज से ये आते हैं। स्थानीय लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा है, इमोशनल कनेक्ट इनका है। आदिवासी क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है और इसी अंदाज के लिए ये जाने भी जाते हैं। तो ये बात रही कवासी लखमा की। आगे बढ़ते हैं। अब बीजेपी से महेश कश्यप इस बार बस्तर से मैदान में है। इनके बारे में भी बता देते हैं। बस्तर के आदिवासी नेता है, संघ से जुड़ा ये चेहरा, लंबे समय से संघ से जुड़े हैं और धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए थे। ये जो मुद्दा है उन्होंने बुलंदी के साथ उठाया था और बस्तर में कई आंदोलन भी ये कर चुके हैं। संघ से जुड़े ये नेता माने जाते हैं। तो आदिवासी सर्व समाज के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि इनकी जो पत्नी है वो जनपद पंचायत सदस्य हैं। पिछले 2 चुनाव में बस्तर से ही दावेदारी ठोक रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अनुभव यहाँ पर हो जाता है। विधानसभा चुनाव के लिए भी दावेदारी की थी। एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा कायम किया है। ग्रामीण इलाकों में अच्छी पैठ बताई जाती है। एक बार फिर से मैदान में है। 10वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है। तो ये तो महेश कश्यप के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब चले मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। सीधे लिए चलते विंध्य की ये सीट
सीधी की बात करें तो यहां से राजेश मिश्रा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। ब्राह्मण वोटर्स का यहां पर दबदबा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राजेश मिश्रा की, तो जो छात्र जीवन था तभी राजनीति का प्रभाव और भूमिका यहां पर देखने को मिली। राजनीति की शुरुआत हुई, पढ़ाई के दौरान 2 बार छात्र संघ के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि ये जो सीधी सीट है, यहां पर 2023 में इन्होंने दावेदारी ठोकी थी, दावेदारी पेश की थी। टिकट नहीं मिलने पर पद से इस्तीफा तक दे दिया था। जी हां, हम राजेश मिश्रा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इस सीट की जानकारी दे तो ब्राह्मण वर्ग का यहां पर बड़ा चेहरा माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। अब इसी सीट से कमलेश्वर पटेल की बात करते हैं, जो कांग्रेस से मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। कमलेश्वर पटेल पहली बार सिहावल से विधायक बने थे। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। अनुभव अच्छा खासा इनको रहा है। पिता इंद्रजीत कुमार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो परिवार में भी राजनीतिक अनुभव यहां पर रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ये हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से 2024 में इन पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। सीधी में ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा बताई जाती है और ओबीसी वर्ग का चेहरा भी ये माने जाते हैं। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल मैदान में ताल ठोक रहे हैं और चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फूंदेलाल मार्को की। कांग्रेस से मैदान में है ये कमलेश्वर पटेल और राजेश मिश्रा, जहां सीधी से मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको जानकारी देते हैं और मार्को के बारे में बताते हैं, जो कांग्रेस से मैदान में है। आदिवासी चेहरा है। शहडोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। शहडोल आदिवासी बाहुल्य सीट मानी जाती है। विंध्य की ये सीट है। फूंदेलाल सिंह मार्को पर एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है, मैदान में उनको उतारा है। अगर इनके बारे में हम आपको जानकारी दें तो देखिए, आदिवासी चेहरा है, बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। पहले चुनाव में बीजेपी के सुदामा सिंह को हरा भी दिया था। 2018 की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर फिर से मैदान में उतरे, फिर से चुनाव लड़ा और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हरा भी दिया था। जी हां, अच्छी पकड़ है इनकी। 2023 में लगातार तीसरी बार विधायक भी बने फूंदेलाल मार्को और एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया। चलिए अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। हिमाद्री सिंह बीजेपी से मैदान में है। हिमाद्री की बात करें तो राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये कांग्रेस से हैं, लेकिन पिता दलबीर सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी से मैदान में उतरती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि मां राजेश नंदिनी सिंह भी कांग्रेस से सांसद रही हैं। मां के निधन के बाद हिमाद्री चुनावी मैदान में उतरती दिखाई दी। 2016 के उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर वो लड़ी थी। बीजेपी के ज्ञान सिंह से पहला चुनाव भी हार गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2019 में बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीती थी। ऐसे में इनका अनुभव भी अच्छा खासा हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी नतीजा क्या कुछ रहता है। जबलपुर हाई प्रोफाइल सीट है ये महाकौशल की। इसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए यहां पर हम बात करें तो आशीष दुबे प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो दिनेश मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आशीष दुबे की, जो कि बीजेपी से मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से दिनेश यादव मैदान में है। आशीष दुबे की बात करें तो 1990 से राजनीतिक करियर की इनकी शुरुआत हो गई थी। 2000 में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भी बन चुके। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए दोनों के बीच की ये टक्कर आप देख रहे हैं। आशीष दुबे बीजेपी की तरफ से मैदान में दिखाई दे रहे हैं तो दिनेश यादव कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। 2000 में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री रह चुके हैं आशीष दुबे। राजनीतिक अनुभव इनका रहा है। 2007 से 2010 तक भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। 2010 से 2015 तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 2016 से 2021 तक कार्य समिति के सदस्य भी रहे और 2021 में प्रदेश मंत्री का दायित्व भी इन्होंने संभाला है। जिम्मेदारी इनके पास रही। दिनेश यादव की बात करें जो कि कांग्रेस से मैदान में है। 1980 से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई। 84 की बात करें तो कांग्रेस यूथ अध्यक्ष चुने गए और बूथ अध्यक्ष चुनने के बाद इन्होंने हर एक बूथ पर कमाल भी दिखाया था। साल 1986 में कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। 1988 की बात करें तो एनएसयूआई जिला महामंत्री रहे। नियुक्ति किए गए। 1990 में युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बनाए गए। 1994 की बात करें तो वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। तो ये तो बात हो गई जबलपुर की। आगे बढ़ते हुए अब बात मंडला की करते हैं। मंडला की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते और इधर
आपको जानकारी दे दें कि ओमकार सिंह मरकाम मैदान में नजर आ रहे हैं। ये वही सीट है जहां पर हाल ही में राहुल गांधी की सभा भी हुई थी। तो फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो एमपी की जमीन से सियासत की इनकी शुरुआत हुई। बड़े आदिवासी नेता ये माने जाते हैं। 1996 से 2009 तक मंडला के सांसद भी रहे। 2009 में कांग्रेस के बसूरी मसराम में हार भी गए और 2012 में राज्यसभा सांसद बने। 2014 की बात करें तो ओमकार मरकाम को इन्होंने हरा दिया था। 19 में केंद्र राज्य मंत्री भी बने। शिक्षा की बात करें तो अच्छा खासा इनका अनुभव रहा है। अब ओमकार सिंह मरकाम की बात करते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। डिंडोरी से लगातार 4 बार विधायक रहे। अच्छा खासा अनुभव। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और मंडला से दूसरी बार अब चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और आदिवासी नेता के तौर पर इनकी पहचान मानी जाती है। चलिए बढ़ते आगे। ये तो हमने बात की मंडला सीट की। अब आगे बढ़ते हुए बालाघाट की जानकारी आपको देते हैं। बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारती पारदी मैदान में है और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सम्राट सारस्वत मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो भारती पारदी और सम्राट सारस्वत मैदान में 1984 में भारती पारदी की शादी हुई। शादी के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार किया। भारती पारदी जहां पवार जाति से आती है, वहीं वर्तमान में वो बालाघाट नगर पालिका की पार्षद भी है। राजनीति की शुरुआत साल 1999 से 2000 के बीच हुई। जिला पंचायत सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सम्राट सारस्वत की तो इन्होंने कांग्रेस से मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं और लगातार इनका भी अनुभव अच्छा खासा रहा है। दोनों के बीच अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है। ये तो बात बालाघाट की हो गई। तो सभी प्रत्याशियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन और भी अधिक जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते रहेंगे। इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श लगातार जुड़े हैं। ओवर टू यू आदर्श। बिल्कुल, और आइए अब आपको वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर 2019 में एमपी में किसे कितनी सीटें मिले थे और किसे कितना वोट प्रतिशत मिला था। और सभी पार्टियां 24 के रण में जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन पहले के चुनावों में किसको कितनी सीटें और कितने वोट प्रतिशत मिले ये हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में 2019 साल की बात करें तो देखिए बीजेपी के खाते में 28 सीटें रही। वहीं अगर कांग्रेस पर आप नजर डालेंगे तो 1 सीट ही मिली। इसके बाद अगर अन्य की बात करें तो 1 भी सीट अन्य के खाते में नहीं आई। इसके अलावा अगर साल 2014 की बात करें तो अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो 27 सीटें ही बीजेपी के खाते में रही, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं आई। आगे बढ़ते हुए 2009 की जानकारी पहुंचाते हैं। देखिए 16 सीटें बीजेपी के खाते में 2009 में रही, जबकि 12 सीटें कांग्रेस के खाते में आई और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। साल 2004 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 25 सीटें रहीं, बल्कि अगर आप कांग्रेस की बात करें तो यहां 4 सीटें रहीं और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं आई। और मध्य प्रदेश में 2019 में कब किसे कितना वोट मिला, ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिसे 58% वोट मिले। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 34.5% वोट मिले। अगर हम यहाँ अन्य की बात करें तो 7.5% वोट ही अन्य के खाते में रहे। और चलिए अब मध्य प्रदेश में 2014 की बात कर लेते हैं कि साल 2014 में कब किसे कितना वोट मिला। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की 54.8% वोट मिले। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही बात करते हैं तो 35.4% वोट मिले। इसके अलावा अगर हम अन्य की बात करें तो 10.2% वोट अन्य के खाते में रहे। तो लोकसभा चुनाव में कब किसे कितने वोट मिले ये हमने जान लिया, लेकिन कब कितनी वोटिंग हुई ये भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, सबसे पहले साल 1999 की बात करें तो यहां पर 53.81% वोटिंग हुई। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए 2004 की बात करें तो यहां पर 48.35% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा
आगे बढ़ता गया। 2009 की बात करें तो 51.31% वोटिंग हुई। आगे बढ़ते हुए 2014 की बात करें तो 61.7% वोटिंग हुई। कोशिश यही कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। आगे बढ़ते हुए 2019 की बात करें तो यहां पर 72.96% वोटिंग हुई। और आइए आपको वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 2019 में छत्तीसगढ़ में किसे कितनी सीटें मिली थी और किसे कितना वोट प्रतिशत मिला था। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की कुल 11 सीटें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब किसे कितनी सीटें मिली, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले बात साल 2019 की करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 में से 9 सीटें रहीं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में रहीं। साल 2014 की बात करते हैं, जहां बीजेपी के खाते में 11 में से 10 सीटें रहीं और सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के खाते में रही। छत्तीसगढ़ में कब किसे कितने वोट मिले ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले साल 2019 की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 50.7% वोट बीजेपी के खाते में रहे। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 40.91% वोट रहे। 2019 के बाद साल 2014 में छत्तीसगढ़ में कब किसे कितना वोट मिला, ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 49.7% वोट मिले। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 39.1% वोट रहा। तो वोट प्रतिशत की तो बात हमने कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितनी वोटिंग हुई ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले साल 2019 की बात करें तो साल 2019 में 71.48% वोटिंग हुई। इसके अलावा अगर साल 2014 की बात करें तो साल 2014 में 69.39% मतदान हुआ।